बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि अगर आप गांव के रहने वाले हैं, बिहार के गांव के रहने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, क्योंकि अब बिहार के गांव में जो गड्ढे हैं वो अब मुक्त होने वाले हैं। यह बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग बरसात के पहले गाँव की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में जुट गया है। विभागीय मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जून से पहले बिहार की सभी ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाना अनिवार्य है, ताकि मानसून के दौरान आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही या फिर समय सीमा का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवेदकों के भुगतान को और अधिक पारदर्शी और फिर समयबद्ध बनाने पर भी मंत्री ने जोर दिया है। मंत्री ने कहा है कि विभागीय नियमों के अनुसार ही सड़कों का निर्माण किया जाए। दोस्तों तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बताया है। जी आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बताया है। उन्होंने सेना को धन्यवाद देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि संसद का विशेष सत्र बुला करके पहलगाम की घटना को लेकर के सीज फायर तक तिथिवार और बिंदुवार जानकारी देते हुए देश को भरोसा में लें, ताकि समस्त भारत के लोग संसद के माध्यम से एक स्वर में, एक ध्वनि में भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और पराक्रम को धन्यवाद देते हुए विभिन्न पहलुओं पर विचार रखें और दहशत की प्रयोगशाला चलाने वाले देश आतंकिस्तान को समस्त भारतवर्ष से एक साझा संदेश जाए। वहीं पर बीते 6 और 7 मई की मध्य रात्रि में शुरू हुई भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 10 मई को अमेरिका की हस्तक्षेप के बाद खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई है। दोस्तों बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को 8 महीने तक बंधक बना करके रखा ताकि वे अपनी भाभी के साथ संबंध बना सके। जब महिला के भाई ने आरोप लगाया है कि उसके जीजा ने उसकी बहन को नशे की दवा और इंजेक्शन दिए, जिससे उसकी हालात 26 साल की उम्र में ही 90 साल के बुजुर्ग जैसी हो गई। ये घटना बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गाँव की है। विजय शंकर मिश्रा ने अपनी 26 वर्षीय बेटी प्रियंका कुमारी की शादी मुकेश पांडे से की थी। लड़की के भाई ने बताया है कि ससुराल वाले पिछले 8 महीने से उसकी बहन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहे थे। जब परिवार से उसकी तलाश शुरू की गई तो फिर प्रियंका बेहटा के एक घर में मिली, जहां उसकी हालात बेहद खराब थी। वहीं पर परिवार ने उसे इलाज के लिए बनारस में ले जाने का निर्णय लिया। जब परिवार उसे बनारस से वापस लाया तब पति और फिर ससुराल वाले फरार थे। इस कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रियंका को कौन सी दवा और इंजेक्शन दिए जा रहे थे। दोस्तों बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार में जल्द ही महिला स्पेशल पिंक बस सेवा की शुरुआत होने वाली है। फिलहाल ये बस बिहार के 4 जिलों में चलेगी। इसके परिचालन के लिए परमिट देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये बसें जून के दूसरे सप्ताह तक सड़कों पर रफ्तार भरने लगेगी। इसके अलावा बिहार में इस महीने 166 डीलक्स बसों का परिचालन भी शुरू होने वाला है। आपको बता दूं कि बिहार में राजधानी पटना के साथ ही भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में लेडीज स्पेशल पिंक बस सेवा शुरू होगी। जहां पटना में 10 बसों का परिचालन शुरू होगा और बाकी की 10 बसों को 3 अन्य शहरों में चलाया जाएगा। सभी बसें पंजाब की रोपड़ से बिहार पहुंच गई है। जब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के मुताबिक मई तक पिंक बसों के परिचालन के लिए परमिट देने का काम पूरा हो जाएगा। इन बसों का संचालन जून के दूसरे सप्ताह तक हो जाएगा। वहीं पर फिलहाल ये बसें सिर्फ बिहार के 4 जिलों में ही चलेगी, मात्र 4 जिलों में। कितने जिलों में? मात्र 4 जिलों में। इन शहरों में बसों का सफल संचालन होने के बाद अक्टूबर में 100 और पिंक बसों को इस सेवा में शामिल किया जाएगा। दोस्तों बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी लागू है तो आपको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करी का धंधा नए नए रूप ले रहा है। ताज़ा मामला सामने आया है छपरा से। छपरा जिले के एकमा दाऊदपुर मुख्य मार्ग से, जहां पर तरबूज से लदे DCM वाहन से 423 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। ये मामला बिहार में अवैध शराब के नेटवर्क की गहराई और तस्करों की चतुराई को उजागर करता है। उत्पाद विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने एकमा दाऊदपुर रोड पर जांच अभियान शुरू किया। जांच के दौरान एक DCM ट्रक को रोका गया।
जो तरबूज से भरा हुआ था। पहले तो वाहन सामान्य लग रहा था, यानी कि गाड़ी सामान्य लग रहा था, लेकिन शक होने पर जब तरबूज को हटा करके ट्रक की गहराई से जांच की गई तो नीचे एक छिपा हुआ तहखाना निकला जिसमें शराब की भारी खेप छुपाई गई थी। जब पुलिस ने बताया है कि जब्त की गई शराब की मात्रा 423 लीटर है, जिसे प्लास्टिक के जार और बोतलों से छुपा करके रखा गया था। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना अब एक नए कीर्तिमान की ओर बढ़ रही है, जहां खगौल के संदपुर में विनस कैपिटल हाइट्स नामक 120 मीटर ऊंची इमारत बनने जा रही है, जो बिहार की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत होगी। ये 34 मंजिला टावर बिस्कोमान भवन से भी 50 मीटर अधिक ऊंचा होगा, जो अब तक 71 मीटर की ऊंचाई के साथ शीर्ष पर था। विनस स्टार कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित एक प्रोजेक्ट को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये प्रोजेक्ट अपनी आधुनिक सुविधाओं और भव्य डिजाइनों के लिए खास है। विनस कैपिटल हाइट्स 14 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 10 टावर और लगभग 1100 फ्लैट होंगे। खास बात यह है कि ये केवल 15% जमीन का उपयोग निर्माण के लिए होगा, जबकि बाकी 85% हिस्सा हरियाली पार्क, खेल के मैदान, वॉकिंग ट्रैक और फिर अन्य सुविधाओं के लिए सुरक्षित रहेगा। इस प्रोजेक्ट की वास्तुकला मशहूर आर्किटेक्ट हाफिज कंस्ट्रक्शन ने डिजाइन की है। विनस कैपिटल हाइट्स को बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा से मंजूरी मिल चुकी है। यह कंपनी का दावा है कि उनकी 14 साल पुरानी ये फर्म पहले भी कई प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर चुकी है। ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट न केवल निवासियों को आधुनिक जीवन शैली प्रदान करेगा, बल्कि पटना को देश के नक्शे पर एक नए अवतार पेश करेगा। दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोने लगे। उन्होंने अपना गमछा निकाल करके अपने चेहरे को ढकने की कोशिश की ताकि कोई उनके आंसू ना देख ले। हालांकि गमछा से चेहरे ढकने के बाद भी तेजस्वी यादव के आंसू छिप नहीं सके और वहां मौजूद हर शख्स ने ये भांप लिया कि तेजस्वी यादव अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। तो हम आपको बता दूं कि ये एक पत्नी और फिर बेटी की पुकार थी। जब पत्नी और बेटी के सवाल थे जिन्हें सुन करके तेजस्वी यादव अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। जब बेटी को क्या पता कौन सरकार है, कौन सीएम, कौन पीएम। जब बेटी पत्नी ने सोचा कि तेजस्वी यादव इतने बड़े नेता हैं तो उन्हें वही इंसाफ दिला देंगे, इसलिए पत्नी और बेटी ने रो रो करके एक एक बात बता दी कि कैसे उनके कारोबारी पिता विनय गुप्ता को सरेआम गोलियों से भून दिया गया बीच बाजार में, वो भी सबके सामने। और इसके बाद अपराधी पूरे बाजार में 2 घंटे तक घूमते रहे, जब दहशत फैलाते रहे, किसी की हिम्मत ना हुई कि कोई चू कर दे। जब इस कहानी की चर्चा तो भागलपुर के नवगछिया में चारों तरफ हो रही थी, लेकिन कहीं से पीड़ित परिवार को हिम्मत नहीं मिल रही थी। जब पुलिस पर पीड़ित परिवार, कारोबारी की पत्नी और बेटी को भरोसा नहीं है और पुलिस ने अब तक ऐसा किया भी क्या कि परिवार उनको पर भरोसा करे। वहीं पर कारोबारी विनय गुप्ता की पत्नी ने बताया है कि दुकान अब बंद ही रहती है, जब खोलने की हिम्मत नहीं होती है। कौन खोलेगा, डर लगता है, लेकिन घर तो उसी दुकान से चलता था। कुछ कीजिए। तेजस्वी यादव की आंखों से जब आंसू निकलने लगे तो गमछे से अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश की, फिर खुद को संभाला और कहा कि डीजीपी से बात करता हूं, आपको न्याय दिलवाऊंगा, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। इतना सहारा, इतना भरोसा मिलते ही विनय गुप्ता की पत्नी बिलखने लगी। दोस्तों, पुलिस की वर्दी कोई कपड़ा नहीं है। जब पुलिस की वर्दी जब तन पर आती है तो फिर कई जिम्मेदारियां साथ लेकर के आती है। लेकिन इन दोनों पुलिसकर्मियों को देख लीजिए, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। ये दोनों पुलिस की वर्दी में बैठ करके लोगों की भीड़ के बीच बैठ करके गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। इस दारोगा के तन पर वर्दी है, कमर में सरकार की पिस्तल है, कंधे पर महिलाओं की रक्षा का दायित्व है, लेकिन वर्दी पहन करके और सरकारी पिस्तल लेकर के ये दारोगा और 112 का ड्राइवर, यानी कि डायल 112 का ड्राइवर खुलेआम बारबालाओं के साथ मस्ती कर रहा है, उन पर सिगरेट के धुएं उड़ा रहा है। इतना ही नहीं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा आप तो पीछे से एक शख्स आता है, वह वर्दी पहने पुलिसकर्मियों के गले में हाथ डालता है और फिर ये लोग बारबाला पर नोट उड़ाने लगते हैं। यहाँ बारबाला इन पुलिसकर्मियों के नजदीक आकर के जब ठुमके लगा रही है तो फिर ये पुलिसकर्मी उसे ऐसे ही नजरों से देख रही है जैसे जिंदा निकल जाएंगे। जब बिहार के सिवान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में अश्लील गाने पर एक दारोगा और डायल 112 का ड्राइवर बारबालाओं के साथ गुलछर्रे उड़ाता हुआ दिख रहा है। वायरल वीडियो जीरादेई थाना क्षेत्र का है, जहां वर्दी पिस्तल के लिए दारोगा और वर्दी में 112 का
ड्राइवर खुलेआम बार बालाओं के साथ गुलछर्रे उड़ाता और फिर नोट उड़ाता दिख रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिहार में पुलिस प्रशासन ने अश्लील भोजपुरी गानों पर बैन लगा दिया है, लेकिन पुलिसकर्मी ही बार बालाओं के साथ अश्लील गानों पर ठुमके लगाए और अश्लील ठुमके लगाए। जिसके कंधों पर स्टार है, वर्दी है, वही कानून को मजाक बना दे तो फिर किससे उम्मीद की जाएगी। वहीं पर अगर सोचने वाली बात है कि अगर इस बार बाला के साथ छेड़खानी होती है तो वे शिकायत लेकर के किसके पास जाएगी, क्योंकि जब पुलिसकर्मी ही ऐसी हरकत करेंगे तो अब देखना ये होगा कि पुलिस के आला अधिकारी इस वायरल वीडियो पर क्या एक्शन लेते हैं। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार में CHO की 4500 भर्तियां निकाली गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 4500 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पद अनुबंधन के आधार पर बिहार के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में भरे जाएंगे। आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई 2025 है। योग्यता के बारे में बात की जाए तो BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। वहीं पर सामुदायिक स्वास्थ्य में 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स हो या फिर IGNOU या अन्य संस्थान से कम्युनिटी हेल्थ में सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। वहीं पर उम्मीदवार इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर किसी अन्य राज्य नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। दोस्तों, क्या गर्मी की भी छुट्टियों में शिक्षक पढ़ाएंगे? दरअसल बात यह है कि शिक्षा विभाग समर कैंप का आयोजन करने जा रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। विभाग ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी मैथ्स की क्लास लगाने की बात कही है। दरअसल गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्कूलों में समर कैंप लगाने की घोषणा की गई है। कक्षा 5 और 6 के बच्चों के लिए ये समर कैंप लगने वाला है। शिक्षकों को इस बात का डर है कि समर कैंप की वजह से कहीं गर्मी की छुट्टी रद्द ना कर दी जाए। शिक्षक इसका विरोध भी कर रहे हैं। जब उनका कहना है कि गर्मी की छुट्टियों में भी उन्हें बच्चों को पढ़ाना होगा तो क्या वे अपनी छुट्टी को रद्द समझें। दरअसल शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर लिखकर के क्लास 5 और 6 के चयनित छात्रों के लिए गणित कौशल को मजबूत करने के लिए गणितीय समर कैंप 2025 का आयोजन शुरू करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने लेटर में स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये समर कैंप प्रथम संस्थान के सहयोग से गाँव और टोला स्तर पर लगेगा और फिर इस समर कैंप में स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। दोस्तों, बिहार में जल्द ही बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि जापान और चीन में बुलेट ट्रेन फर्राटेदार दौड़ती है, लेकिन अब जल्द ही भारत ही नहीं बल्कि बिहार में भी आपको देखने को मिलेगी। जब बिहार वासियों का बुलेट ट्रेन का सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है और इसकी घोषणा के बाद बिहार के लोग गदगद है। वाराणसी टू पटना टू हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत बिहार के 5 जिलों बक्सर, आरा, जहानाबाद, पटना और गया से गुजरने वाली ये बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। ये न केवल समय की बचत करेगी बल्कि यात्रियों को लग्जरी, आराम और फिर सुरक्षा का शानदार अनुभव भी देगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया है और पहले चरण में पटना, बक्सर और फिर गया में इसके लिए स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं पर बिहार की ये बुलेट ट्रेन 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो कि जापानी तकनीक पर आधारित है। ये दिल्ली से पटना या फिर हावड़ा तक की यात्रा को कुछ घंटों में पूरा करेगी। जब उदाहरण के लिए पटना से दिल्ली की मौजूदा 17 घंटे की यात्रा केवल 3 घंटे में ही हो जाएगी। यानी कि अभी अगर आप दिल्ली से पटना की अगर सफर करते हैं तो 17 घंटा समय लगता है, लेकिन बुलेट ट्रेन मात्र 3 घंटा में ही ये सफर को पूरा कर देगी। यह उन लोगों के लिए वरदान की तरह साबित होगी जो समय की कमी से जूझते हैं। बुलेट ट्रेन में डबल स्क्रीन, एल्यूमिनियम एलॉय बॉडी, शोर रोधक केबिन और फिर एग्रोनॉमिक की सीटें होगी जो यात्रियों को बेहतरीन आराम देगी। इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, CCTV, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, आधुनिक टॉयलेट और हाई एंड डाइनिंग ऑप्शन भी मिल देंगे। दोस्तों, गर्मी की मार झेल रहे बिहार के लिए खुशखबरी है, क्योंकि समय से पहले मानसून की एंट्री हो सकती है। जी आपको बता दें कि भीषण गर्मी पड़ने पर मानसून की याद सताने लगती है। बिहार में उमस और फिर तेज धूप का दौर जारी है। जहाँ तापमान में वृद्धि से गर्मी सितम ढा रही है, ऐसे में बिहार के लोगों को मानसून का इंतजार शिद्दत से है। हालांकि मानसून के दस्तक का समय निर्धारित होता है, लेकिन इस बार समय से पहले मानसून की दस्तक हो सकती है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल के रास्ते भारत के में प्रवेश करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के केरल में 27 मई को पहुंचने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान में इस बार 4 दिन पहले मानसून की एंट्री का संकेत दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में भी समय से पहले मानसून दस्तक दे सकती है। जब मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में मानसून की संभावित तारीख 13 से 15 जून है, जब मानसून की एंट्री से बिहार में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। तेज धूप और फिर उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। वहीं पर खेती के लिए किसानों को भी पर्याप्त पानी मुहैया होगा। जब बारिश के पानी से फसलों में जान आ जाएगी। आम लोगों के साथ किसानों की भी नज़र मानसून पर होती है। आपको बता दूं कि पिछले साल मानसून की बिहार में एंट्री 5 दिनों की देरी से 20 जून को हुई थी। इस बार बिहार में मानसून की संभावित तारीख 13 से 15 जून है। मानसून की खबर ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। या समय से पहले मानसून आने की सूरत में अच्छी बारिश हो सकती है। बिहार में बारिश की स्थिति का पता मानसून की दस्तक के बाद पता चलेगा। बिहार के मौसम विभाग ने कहा कि 15 मई को मानसून की रिपोर्ट जारी की जाएगी। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर हालात सामान्य नहीं है। हालांकि युद्ध विराम हो गया है, युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी हालात अभी बिगड़े हुए हैं। ऐसे में बिहार पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जब बिहार पुलिस मुख्यालय ने आम जनता के लिए अहम आदेश जारी किया है। बिहार पुलिस ने वैवाहिक और फिर अन्य आयोजनों में ऊंची आवाज में संगीत बजाने, पटाखों पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने ये आदेश सभी जिलों के एसपी और फिर रेल एसपी को जारी कर दिया है। अभी बिहार में लगन के कारण वैवाहिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में यह निर्देश आम जनता के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण है। नियम अनुसार रात में 10 बजे के बाद ऊंची आवाज़ में संगीत बजाने पर रोक है, लेकिन वैवाहिक समारोह और फिर अन्य आयोजनों में लोग उल्लास में पटाखे भी छोड़ते हैं। लेकिन बिहार पुलिस के नए आदेश पत्र में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घटना के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर सामरिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके चलते पूरे देश में भारत और फिर पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए सभी व्यवस्थाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है और ऊंची आवाज़ में संगीत बजाने पर रोक लगाई गई है। दोस्तों, केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड यानी कि CSBC ने शुक्रवार को घोषणा की है कि बिहार पुलिस में 8 ट्रांसजेंडरों समेत 21,391 कांस्टेबलों की भर्ती की गई है। इन कांस्टेबलों में से 19,958 को बिहार पुलिस और फिर 1433 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में तैनात किया जाएगा। जब बोर्ड के बयान में कहा गया है कि कुल 21,391 नव नियुक्त कांस्टेबल में 11,178 महिलाएं, 10,205 पुरुष और फिर 8 ट्रांसजेंडर है। जब बयान के अनुसार इनमें अनारक्षित श्रेणी से 8,556, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 3,842, अनुसूचित जाति से 3,400, पिछड़ा वर्ग से 2,570, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 2,140, अनुचित जनजाति से 228 और पिछड़े वर्ग की 655 महिलाओं का चयन किया गया है। आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी और 10 मार्च 2025 को पूरी हुई। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर विरोधियों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सीज फायर हो या फिर लड़ाई हो, भारत के तमाम लोगों को भारतीय सेना एवं उनके शौर्य पर गर्व है। हमें गर्व है कि पूरी दुनिया को भारतीय सेना के शौर्य को देखने का अवसर मिला है। हमें सेना के शौर्य पर भी गर्व है कि देश के नेतृत्व पर भी गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सेना पर पूरे भारतवासियों का गर्व है। वहीं पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के ये ट्वीट करने पर कि जो देश अमेरिका के रीट्वीट पर चले वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ये देश अपने शौर्य के दम पर चलता है और सेना का शौर्य, नेतृत्व का शौर्य दुनिया ने देखा है। वहीं पर कांग्रेस द्वारा पटना की सड़कों पर इंदिरा गांधी की तस्वीर एवं उस पर इंदिरा जैसा कोई नहीं लिखे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि भारतीय सेना एवं देश के नेतृत्व पर गर्व है। सेना को खुली छूट दे दी जाती है और पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है। पोस्टर कौन लगा रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आज नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज करके कोई नहीं चल सकता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि केंद्र सरकार द्वारा सभी घरों को, सभी गरीब परिवारों को राशन देती है, जहाँ उसको खर्च के लिए हर महीने राशन देती है, जिससे उनका राशन का खर्च चल सके। दरअसल मैं राशन पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सहरसा में राशन घोटाले का मामला सामने आया है। यह सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के हाटी पंचायत के अंतर्गत बराही में खाद्य एवं आपूर्ति दुकान के डीलर दीन बंधु प्रसाद गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हजारों राशन कार्ड धारकों को अनाज वितरण करने वाले इस डीलर की मनमानी और फिर भ्रष्टाचार की
कहानी अब जनता के सामने आ चुकी है। डीलर के काले कारनामों को उजागर किया गया है, जिसमें सड़ा हुआ चावल और गंदगी मिलाकर के लाभुकों को वितरित करने का सबूत सामने आया है। इस घोटाले ने न केवल स्थानीय लोगों को आक्रोशित किया है, बल्कि बिहार सरकार और फिर खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर बड़ाही में डीलर बंधुनाथ प्रसाद गुप्ता की दुकान पर लाभुकों ने सड़ा हुआ चावल और फिर मिलावटी अनाज वितरण का आरोप लगाया है। एक वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि डीलर द्वारा वितरित चावल में गंदगी और फिर सड़ा हुआ चावल मिलाया गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये अनाज डीएपी खाद के बोरे में रखा जा रहा है, जो सरकारी अनाज के भंडारण के लिए पूरी तरीके से अनुचित है। दोस्तों, देश में डॉल्फिन के मामले में बिहार ने बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दूं कि एशिया का इकलौता डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार की राजधानी पटना में स्थापित करके नया कीर्तिमान रचा गया था। ऐसे में अब डॉल्फिन को लेकर के एक और रिकॉर्ड बिहार के नाम हासिल हो गया है। यह दरअसल बिहार देश में दूसरा सबसे अधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश काबिज है। जानकारी के मुताबिक देश में कुल 6,327 डॉल्फिन में 2,220 बिहार में पाए जाते हैं, यानी कि 35% डॉल्फिन बिहार में ही है। जबकि उत्तर प्रदेश से बिहार में डॉल्फिन की संख्या मात्र 177 ही कम है। मुझे आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के तत्वाधान में भारत की पहली नदी डॉल्फिन अनुसंधान रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों, एक फिल्म आई थी और उस फिल्म में एक डायलॉग था कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के। दरअसल मैं ये डायलॉग इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बिहार में लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा खुश हंसमुख हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार की महिलाएं पुरुषों से कहीं अधिक हंसमुख होती हैं और ये सिर्फ एक सामाजिक छवि नहीं बल्कि राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की मार्च 2025 में की गई रिपोर्ट के से सामने आया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार की 65% महिलाएं रोज़ाना 2 से 3 घंटे हंसी मजाक में बिताती है, जबकि पुरुषों में ये आंकड़ा महज 35% तक सीमित है। वहीं पर अध्ययन में 50 से 50 वर्ष तक की आयु के 5,07,666 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था, जिनमें से 30,50,000 महिलाएं थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 30 से 45 साल की महिलाएं सबसे अधिक हंसमुख पाई गई है। ये आयु वर्ग अधिकतर गृहिणियों या फिर नौकरी पेशा महिलाओं का है। दिलचस्प बात यह है कि इन महिलाओं ने अपने हंसमुख रहने का कारण बच्चों और फिर सहकर्मियों को बताया है। रिपोर्ट में 20 लाख से अधिक महिलाओं ने बताया है कि वे अपने बच्चों से बातचीत के दौरान हंसती है, जिससे ऑफिस या फिर घर का तनाव अपने आप हल्का हो जाता है। वहीं पर 10 लाख महिलाओं ने स्वीकार किया है कि सहकर्मियों के साथ हंसी मजाक उनके तनाव को कम करने में मदद करता है। जैसे ये स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं न केवल तनाव झेलने में माहिर है बल्कि हंसी को अपने लिए दवा के रूप में अपनाती है। रिपोर्ट में ये भी बात सामने आया है कि 3 लाख महिलाएं जिन्हें माइग्रेन, हाई बीपी और शुगर जैसी बीमारियां थीं, उन्होंने हंसने को एक उपचार के रूप में अपनाया है। वहीं पर हास्य रोग और फिर सामूहिक हंसी सत्र के जरिए उन्होंने मानसिक तनाव से मुक्ति पाई और फिर स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के मनोवैज्ञानिक कुमुद श्रीवास्तव ने बताया है कि हंसी तनाव का सबसे प्रभावी और फिर सरल उपचार है। जबकि महिलाएं हंसती है तो वे अपने दिमाग को तनाव के दबाव से मुक्त करती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव उनके पूरे शरीर पर पड़ता है। वहीं पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा समय हंसी में बिताती है। रिपोर्ट्स के अनुसार महिलाएं प्रतिदिन 15 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक हंसती है, जबकि पुरुषों का आंकड़ा औसतन 30 मिनट से कम है। यही कारण है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कम मानसिक और विकार और फिर तनाव जनित बीमारियां पाई जाती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सौगातों की वर्षा हो रही है और नए नए परियोजना पर कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में खबर सामने आई है कि सड़क परिवहन और फिर राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार की वार्षिक कार्य योजना 2025-26 के तहत पुलों के निर्माण के लिए 3758 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि का सबसे बड़ा हिस्सा 3 प्रमुख परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है, जिनके लिए कुल 3500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस स्वीकृत राशि में सबसे बड़ा हिस्सा गंडक नदी पर एक नए पुल के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। बेतिया से उत्तर प्रदेश के शिवराही तक एक 20 किलोमीटर लंबा पुल निर्माण किया जाएगा, जिनमें अप्रोच रोड भी शामिल है। इस परियोजना के लिए 1800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा है। वहीं पर पटना में एक प्रमुख
परियोजना के लिए 1308 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोस्तों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने युद्ध को लेकर के बिहार के सांसद पप्पू यादव का सुदामा प्रसाद की टिप्पणी को सेना और फिर देश की जनता के मनोबल को तोड़ने और फिर दहशत देश पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी दिखाने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा है कि सांसद पप्पू यादव ने महाभारत के युद्ध के लिए द्रौपदी के प्रण और सुदामा प्रसाद ने दहशतगर्दियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर जिस तरह की टिप्पणी की है वह घोर निंदनीय है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये बदला हुआ नया भारत है। ये पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए शासक का दौर है। आज का भारत संकल्प से सिद्धि हासिल करना और देश के खिलाफ उठने वाले हर तथ्य को जोड़ना भी जानता है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि भारत के जवानों ने पहलगाम में हुए पाकिस्तान के दहशतगर्दियों के कारण हमले का पुरजोर बदला लिया है। इस मुद्दे पर न सिर्फ भारत की जनता बल्कि पक्ष और फिर विपक्ष दोनों एक साथ खड़े दिख रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के सांसदों का बेतुका बयान सेना का मनोबल तोड़ने वाला है और फिर भारत के जवाबी हमले का विरोध पाक परस्त की प्रकाष्ठा है। देश की जनता इन बयानवीरों को समय आने पर जरूर सबक सिखाएगी। दोस्तों, बिहार के जहानाबाद जिले में एक दूल्हा हेलीकॉप्टर के जरिए शादी के बाद विदाई लेने के लिए पहुंचा, लेकिन जिला प्रशासन ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। इसके परिणाम स्वरूप दूल्हे ने गांव के ऊपर हेलीकॉप्टर में 7 फेरे लिए और वधू को गया एयरपोर्ट से जमशेदपुर के लिए विदा किया गया। ये घटना मोहिद्दीनपुर गाँव में हुई है। वहीं पर रामानंद दास, जो कि मोहिद्दीनपुर गाँव के निवासी है, उन्होंने अपनी डॉक्टर बेटी की शादी के बाद हेलीकॉप्टर से विदाई देने की ख्वाहिश रखी थी। या दुल्हन की मां राजकुमारी, जो हाल ही में रेलवे अस्पताल से रिटायर हुई है, उन्होंने भी यही इच्छा जताई थी, लेकिन प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण दुल्हा दुल्हन को गया एयरपोर्ट से उड़ान भरनी पड़ी। प्रशासनिक अनुमति न मिलने से दुल्हन के परिवार में निराशा और गुस्सा है। वहीं पर रामानंद दास ने अपनी बेटी मेघा रानी की शादी 27 नवंबर को जमशेदपुर के डॉक्टर विवेक कुमार से बोध गया के एक होटल में की थी। जब विदाई के लिए उनके बेटे मृत्युंजय कुमार ने पटना से लगभग 9 लाख रुपए में हेलीकॉप्टर किराए पर बुक किया था। दुल्हन के परिवार ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए गाँव के खेत में हेलीपैड तैयार किया था, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके चलते हेलीकॉप्टर ने मोहिद्दीनपुर गाँव के ऊपर मंडराते हुए 7 फेरे लिए और फिर जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, चुनाव से पहले आईपीएस की नौकरी छोड़ करके हिंद सेना नामक नई पार्टी बनाने वाले शिवदीप लांडे का लगाव लखीसराय से जाहिर है। शिवदीप लांडे 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे। उन्होंने दौरे के शुरुआत श्री अशोक धाम में पूजा अर्चना से की। शिवदीप लांडे ने शिक्षण संस्थान में युवा साथियों संग संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। जहां संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंद सेना 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। राजनीति में युवाओं को मौका दिए जाने की वकालत करते हुए हिंद सेना प्रमुख शिवदीप लांडे ने कहा कि बिहार को बेहतर विकल्प देना है। शिवदीप लांडे ने कहा कि बिहार में 60 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है। इंडस्ट्री नहीं होने के कारण प्राइवेट नौकरियों का भी अभाव है। बेरोजगारी और फिर पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि काफ़ी संभावना होने के बाद आज भी बिहार पिछड़ा है। बिहार को बदलने में युवाओं की ऊर्जा सबसे ज़्यादा सहायक होगी। जब बिहार से लगाव को याद करते हुए हिंद सेना प्रमुख शिवदीप लांडे ने कहा कि मुझे हर जाति और हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। लोगों को हिंद सेना से काफ़ी उम्मीद है। बिहार की सेवा और फिर विकास के लिए मैं सड़क पर हूँ। पलायन और बेरोजगारी की समस्या पर काबू नहीं पाने से बिहार बहुत जल्द बूढ़ों का राज्य बन करके रह जाएगा। यह बिहार की धरती हमेशा के लिए कर्मभूमि रही है। दोस्तों, केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल बिहार ने विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। योग्य उम्मीदवार अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 7 से 28 अगस्त 2024 तक आयोजित की गई थी, जबकि शारीरिक मानसिक परीक्षा 9 दिसंबर 2024 से 10 मार्च 2025 तक हुआ। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य कुल 21,391 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरना है। दोस्तों, बिहार सरकार मखाना, फल सब्जियां, शहद, आयुर्वेदिक और सुगंधित पौधे,
मक्का, चाय और बीज की प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 350 करोड़ रुपए निवेश करेगी। राज्य भर में लगभग 270 प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। इससे बिहार के लगभग 7,465 लोगों को रोजगार मिलेगा। लाभुकों को प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। 350 करोड़ में 70 करोड़ रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में लाभुकों को देगी। 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए दिए जाएंगे। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत ये योजना चलाई जाएगी। कृषि विभाग के कृषि निदेशालय की ओर से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरे देश में इसे लेकर के हलचल मची हुई है। ऐसे में देश की जनता पूरा समर्थन भारत सरकार को कर रही है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान और फिर पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइलों के जरिए कई ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसके बाद पूरे देश की जनता भारतीय सेना का गुणगान कर रही है। ऐसे में भला भोजपुरी जगत के सितारे पीछे कैसे रह जाएंगे? यह तमाम भोजपुरी जगत के सितारे अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस बीच हम बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की, जिन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम के जरिए पोस्ट शेयर करते हुए ऐलान किया है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता कोई पोस्ट, कोई गाना रिलीज नहीं होगा। यह अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने आगे लिखा है कि मैं अक्षरा सिंह इस कठिन समय में देश के साथ एकजुटता से खड़ी हूँ। हे ईश्वर, हमारे देश भारत को आशीर्वाद दें, प्रगति, शांति और समृद्धि प्रदान करें। वहीं पर आपको बता दें कि एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने जवानों की सुरक्षा को लेकर भी लिखा है कि हे ईश्वर, हमारे देश के जवानों की रक्षा करें, हमारे लोगों को सुरक्षित रखें, एकता और प्रेम में रहने की सद्बुद्धि प्रदान करें। दोस्तों, बिहार का एक सांसद है जो सैनिकों के नाम 1 साल का अपना वेतन कर दिया है। आपको बता दें कि जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने 1 साल का वेतन देश के जवानों के नाम कर दिया है। उन्होंने ये रकम प्रधानमंत्री राहत कोष यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चेक के माध्यम से दान किया है। जेडीयू सांसद ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के दहशतगर्द हमले से देश मरमाहत है और पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। जब भारतीय सैनिकों के साथ हम सभी देशवासियों की भावना है। हम पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं कि जिन दहशतगर्दियों ने निहत्थे पर्यटकों को कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों का जान लिया है, उसको एक सबक सिखाने के लिए उन्होंने कदम उठाया है। यह सांसद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली हमारी जाबाज महिला कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सैल्यूट करता हूं। यह सिंदूर की लाज बचाने के लिए माता सीता का आशीर्वाद हमारे जवानों के साथ है। हम अपने सैनिकों पर गौरव करते हैं और पीएम मोदी को धन्यवाद भी देते हैं। साथ ही जो हमारे सेना के जवान और पदाधिकारी पूरी साहस के साथ ताकत के साथ देश सेवा में लगे हैं। पाकिस्तान पर हमला जारी है और फिर हम उन्हें भी बताना चाहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ है, क्योंकि उन्हें हम देश का गौरव मानते हैं। उन पर पूरा देश गर्व करता है। दोस्तों, मई महीने की दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। जब भारत समेत दुनिया भर में 11 मई रविवार को धूमधाम से मदर्स डे मनाया गया। जब कल का दिन मां के नाम समर्पित होता है। विशेष मौके पर बच्चे मां के प्रति आभार प्रकट करते हैं और मां के प्यार, बलिदान और तपस्या को याद किया जाता है। वहीं पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए मदर्स डे को सेलिब्रेट किया है। उन्होंने मां राबड़ी देवी के साथ एक्स पर फोटो शेयर करते हुए भावुक पोस्ट लिखा है। वहीं पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि मां, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि आप हमारे लिए क्या है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जिम्मेदारियों को निभाना मैंने आपसे ही सीखा है। आप हमारे परिवार का दिल और हमारी आत्मा है। हैप्पी मदर्स डे। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य की मां राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही है। कल का दिन मां को याद करके स्पेशल बनाया जा रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो सीज फायर की बात सामने आई है उनकी जानकारी हम लोगों को भी हुई है। मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। भारत सरकार इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेगी। दरअसल बात यह है कि भारत पाकिस्तान में कुछ दिन युद्ध चले, 1 दिन 1 रात, उसके बाद सीज फायर की घोषणा हो गई। इस पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना ने जो कमाल कर दिखाया है उसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए और पूरे देश की तरफ से, संसद की तरफ से निश्चित तौर पर उनको एक बड़ा मैसेज भेजा जाए। उन्होंने आज फिर कहा है कि मैं फिर मीडिया के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं
कि वे फिर गाइडलाइन का पालन करें या किसी भी तरीके की सेना की एक्टिविटी को ही दिखाएं। मुंबई सीरियल ब्लास्ट में यही हुआ। मैं फिर मीडिया के कर्मियों से अनुरोध करता हूं कि वे गाइडलाइन का पालन करें। पहले मीडिया कर्मी नेताओं को सलाह देते थे, आज उल्टा हो गया है। नेता मीडिया कर्मियों को सलाह दे रहे हैं। इस पर उनको निश्चित तौर पर सोचने की ज़रूरत है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े सेना ने किया और सेना ने कई बार आत्मसमर्पण भी कराया। इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, परिवहन विभाग बिहार के सभी पेट्रोल पंप पर शौचालय, साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के सख्त नजर रख रहा है। अगर किसी भी पेट्रोल पंप में इन सुविधाओं की कमी पाई जाती है तो फिर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार के सभी पेट्रोल पंप पर शौचालय, साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं में कमी पाई गई तो फिर लाइसेंस निलंबित की कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व में जारी आदेश का हवाला देते हुए पेट्रोल पंप संचालकों को जन सुविधाओं पर ध्यान देने को कहा है। वहीं पर आदेश के अनुसार महिला और पुरुष के लिए निर्धारित आकार के अलग अलग भारतीय और फिर पश्चिमी कमोड यानी कि वेस्टर्न शौचालय और यूरिनल की सुविधा होनी चाहिए। वहीं पर सभी पेट्रोल पंप पर शौचालय और फिर यूरिनल की नियमित सफाई होनी चाहिए या इसके लिए एक कर्मचारी को भी प्रतिनियुक्त करना होगा। मूलभूत सुविधाओं वाले पेट्रोल पंप का ही लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा। वहीं पर परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि सफर के दौरान लोग पेट्रोल पंप पर शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में पंप मालिक शौचालय में पर्याप्त रोशनी, सफाई और फिर चलित अवस्था में रखें। पेट्रोल पंप पर महिला, पुरुष, बच्चे और फिर बूढ़े सभी के लिए एक सुरक्षित और फिर सुविधाजनक शौचालय जरूरी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।